Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video हम लोग पढ़ेंगे Indian capitalist and the national movement. This is very important one. Again I'll say that the series is itself very important because this is based on Bipin Chandra's India's struggle for independence. This is one of the most selling book for the UPSC preparation, or if you are preparing for any state civil services examination, then also it is going to helpful a lot. So this is chapter 29th chapter है, ठीक है. इस चैप्टर का नाम है इंडियन कैपिटलिस्ट एंड नेशनल मूवमेंट. यहाँ पे इस चैप्टर में आपको जो कैपिटलिस्ट थे उस समय के बड़े नाम जैसे जीडी बिरला है ना, और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जो थे, और भी कई सारे इंडियन कैपिटलिस्ट थे, कुछ इंडिविजुअल थे जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन नेशनल मूवमेंट में. हालांकि इंडियन नेशनल मूवमेंट इनके ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन इन लोगों ने इसको थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, और इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि इन्होंने अपने आप को चेंज किया नेशनल मूवमेंट के हिसाब से. तो इसलिए इनका योगदान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. पैसे भी इन्होंने फंड भी दिए इंडियन नेशनल मूवमेंट को. तो एक एक करके पॉइंट वाइज इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे. इससे पहले बता दूं कि चैनल पे आप नए हो तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए एंड आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना चाहिए. इससे मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस होते हैं जो भी इन सीरीज में आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा. तो एक एक करके पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो नाम में देखिए जमनालाल बजाज, बादीलाल लाल भाई मेहता, सैमुअल एरोन, लाला शंकर लाल एंड कुछ अदर्स जो थे कैपिटलिस्ट जिन्होंने डायरेक्टली सपोर्ट किया इंडियन नेशनल मूवमेंट को. कुछ और भी थे इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट सच एज फाइनेंशियल एंड अदर हेल्प जिन्होंने दिया, जैसे कि जीडी बिरला, अम्बालाल साराभाई और वाईचंद, हीराचंद. ठीक है, ये सब ऐसे लोग थे जिन्होंने तो फाइनेंशियल हेल्प भी और कुछ अदर हेल्प भी इंडियन नेशनल मूवमेंट को दिए. आगे बढ़ेंगे. एक स्मॉलर ट्रेडर ग्रुप भी था, मर्चेंट का ग्रुप था जो कि एक्टिव सपोर्ट में था नेशनल मूवमेंट के. और कई तो ऐसे इंडिविजुअल थे, कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने इनफैक्ट न्यूट्रल अपना व्यू दिखाया इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर. अब यहाँ पे दिक्कत ये आती थी, कईयों ने अपोज भी किया, कई कैपिटलिस्ट ने इसको अपोज भी किया इंडियन नेशनल मूवमेंट को, बिकॉज ये इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट था. और इंपेरियलिज्म का जो बेसिस था वो कैपिटलिज्म था, और जो हमारे कैपिटलिस्ट क्लास थे वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे. तो इसमें से इस वजह से कई सारे ऐसे थे जिन्होंने न्यूट्रल व्यू दिखाई और कईयों ने तो इसको अपोज भी किया. ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि सबने ऐसा किया. जैसे कि नाम मैंने बताया आपको, जीडी बिरला, अम्बालाल साराभाई और वाईचंद, हीराचंद, ऐसे लोगों ने तो फाइनेंशियल हेल्प भी दिए, और इन लोगों ने, इस कैटेगरी वाले लोगों ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी किया नेशनल मूवमेंट में. हाँ, कुछ ऐसे लोग जरूर थे जिन्होंने अपोज किया. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास का कॉलोनियल पीरियड में, वो बहुत ही ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज जहाँ पे इम्पेरियलिज्म था, जहाँ पे इम्पेरियलिज्म ऑलरेडी था. वहाँ पे देखा गया था कि जो इंडिजिनस जो कैपिटलिस्ट थे उनकी तरक्की इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी. लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं था. हमारे केस में जो हमारे कैपिटलिस्ट थे उनका जो तरक्की था, उनका जो डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो सब्सटेंशियल था, बहुत ज़्यादा ग्रो किए ऐसे लोग. ठीक है, इंडियन कैपिटलिस्ट. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. दे ग्रू फ्रॉम अबाउट द मिड 19th सेंचुरी, मतलब लगभग आप कह सकते हो 1850 के आसपास से ये ग्रो करना इन्होंने शुरू किया. बट ये जो इनका ग्रोथ था ना, ये कभी भी फॉरेन कैपिटल पे डिपेंडेंट नहीं था, ये किसी भी तरीके से. इट वाज लार्जली एन इंडिपेंडेंट कैपिटल बेस जिसने इसको ग्रो कराया, इन लोगों को ग्रो कराया. खुद का इंडियन कैपिटल बेस जब मैं बोल रहा हूँ तो भारत का पैसा मैं बात कर रहा हूँ, भारत के पैसे पे ही इनका ग्रोथ हुआ.
ऐसा नहीं कि ब्रिटिश आए और इनको पैसा दिया और इनका ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो ये एक यूनिक चीज़ है, ठीक है, कि इनका जो ग्रोथ है वो इंडिजिनस कैपिटल से हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि इनका ये जो ग्रोथ है वो फॉरेन कैपिटल से या फिर किसी के एडेड फंड से इनका ग्रोथ नहीं हुआ है, ठीक है। They in fact did not tied up in subservient position with the pro-imperialism feudal interest। इसका मतलब ये है कि देखिए ये कैपिटलिस्ट तो थे डेफिनेटली, तो क्या ये टाइड अप थे इंपेरियलिस्ट के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ क्या टाइड अप थे, या फिर कह सकते हो कि क्या ये लोग सबसर्विएंट थे, उनके अधीन काम कर रहे थे? तो नहीं, ये लोग का अपना खुद का इंटरेस्ट था और इन्होंने अपने मुद्दों को अच्छे से रखा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अपना के ये ब्रिटिशर्स पे प्रेशर डालना या उनके साथ काम करते थे डेफिनेटली, लेकिन सबसर्विएंट नहीं थे, ठीक है। और इसका एक अच्छा एग्जांपल बॉम्बे प्लान है, जो कि जिसके सिग्नेटरी कह सकते हैं पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, अधेसीर दलाल, श्री राम, देन कस्तूर भाई, लाल भाई, ए.डी. श्रॉफ, जॉन मिथाई। ये आता है क्वेश्चन, बॉम्बे प्लान के सिग्नेटरीज कौन कौन थे, इन लोगों का नाम आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। बॉम्बे प्लान में इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये हम लोग किसी के सबसर्विएंट नहीं थे। इवन इस प्लान में बहुत सारी बातें थी, इसमें लैंड रिफॉर्म की भी बात की गई थी, इसमें थोड़े से सोशलिस्ट आइडियाज को भी एकोमोडेट करने की बात की गई थी कैपिटलिज्म में, ताकि बट ये ना हो कि कैपिटलिस्ट का औचित्य ही खतरे में आ जाए। एनीवे, इस प्लान को आगे भी डिस्कस करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अच्छा एग्जाम्पल है कि ये लोग सबसर्विएंट नहीं थे, ये अपना प्लान खुद बना सकते थे। लैंड रिफॉर्म की इन्होंने बात करी, इन्होंने कहा कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, फाइनेंस एंड मार्केटिंग का भी कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए। और एक पीरियड जो 1914 से 1947 का था, इस पीरियड में कैपिटलिस्ट क्लास जो था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया। ये ग्रोथ जो था वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आप बाहर के जो से सामान जो आता है उस पर आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हो, इंपोर्ट में उस पर चार्जेस लगाते हो, जिससे कि वो महंगे हो जाते हैं और आप अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करते हो कि इस पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, इंपोर्ट पे, मतलब बाहर से जो आप मंगा रहे हो उस पर इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो डेफिनेटली महंगा हो जाएगा वो। थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, टैरिफ वैरिफ लगाओगे ना, और आप अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे। तो ये रीजन था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज द रीजन बिहाइंड देयर रैपिड ग्रोथ बिटवीन 1914 टू 1947। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, दे वेज्ड ए कांस्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनिज्म। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि कोलोनिज्म के साथ थे, कैपिटलिस्ट थे तो उनके साथ ही होंगे, ऐसा नहीं है। दे continuously or constantly you can say a struggle against the colonialism and colonial interest by wrenching space from colonialism itself। ठीक है, और इनका जो मेथड था वो मेथड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था। ये कभी भी रेडिकल मेथड में विश्वास नहीं करते थे, रेडिकल को ये कई बार सपोर्ट भी नहीं करते थे और ना ही उनके अगेंस्ट जाते थे। ठीक है, तो इनका न्यूट्रल व्यू होता था रेडिकल्स को लेकर। स्पेशली जब बात करें, जब कांग्रेस को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मोड़ने की कोशिश किया गया 1930s के आसपास में, नेहरू और भी लोग थोड़े सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा के जब लोग आए और इन्होंने कांग्रेस का जो मूवमेंट था उसको जोड़ना शुरू कर दिया पीजेंट से और सोशलिज्म से, तो इनको थोड़ा आहत तो हुआ था। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, देखो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं सोशलिस्ट से, कम्युनिस्ट से, तो इनको दिक्कत तो हुई, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कि इनके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि ठीक है, नेशनल मूवमेंट, हम आज जो भी हैं वो इस नेशनल मूवमेंट की वजह से ही है और प्रेशर बनना चाहिए ब्रिटिशर्स के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। By the mid 1920s, Indian capitalist long-term class interest was visible and anti-imperialist position was also visible. Then specific path था इनका, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक पाथ से मेरा मतलब ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही लड़ाई लड़ते थे
ना कि रेडिकल मेथड। तो स्पेसिफिक पाथ था, ये दोनों काम करते थे, सरकार के साथ मिलके भी काम करते थे और कहीं ना कहीं ये फंड भी देते थे, कांग्रेस को सपोर्ट भी देते थे और उनके अगेंस्ट नहीं जाते थे। और कभी भी, अब चूंकि ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी हुआ करते थे, तो यहाँ पे ये पॉइंट रखते थे कि जो एक्शन होता है इतना हार्श एक्शन नहीं होना चाहिए एंड जो प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ना चाहिए। तो बहुत सारा सपोर्ट भी देते थे ये इनका स्पेसिफिक पाथ था लड़ने का कैपिटलिस्ट इंपेरियलिज्म के खिलाफ। इनका जो पोजीशन था वो काफ़ी स्पेसिफिक पाथ में था। सिंस द अर्ली 1920s द एफर्ट्स ऑफ जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर culminated into establishment of FICCI। अब FICCI क्या है? FICCI है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये 1927 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है और पूछा जा सकता है कि FICCI का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो आंसर आपको बहुत ही क्लियर पता होना चाहिए, 1927 में। इन्होंने, अब देखो मैंने बोला ना कि अर्ली 20s से ही एफर्ट डालना शुरू कर दिया था जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर और भी लोग थे इनके साथ, बट मैंने इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे लिखा है। और यही एफर्ट जो है वो फाइनली एक फेडरेशन बनता है FICCI के नाम पे 1927 में, जो कि गार्जियन ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का गार्जियन बनता है ये। यहीं से सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, कैसे क्या कोर्स रहेगा, ये एक बॉडी बन जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, कांग्रेस लीडर्स असिस्टेंस एज इनवैल्यूएबल। तो कांग्रेस लीडर्स को ये लगता था कि जो भी असिस्टेंस आता है इंडियन कैपिटलिस्ट का वो इनवैल्यूएबल है, एंड वो जो असिस्टेंस आता है इनसे, इंडियन कैपिटलिस्ट से, उनमें उनका हिडन वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, जो कि इकोनॉमिक इशू पे ही बेस्ड है, नेशनल इकोनॉमिक इशू पे ही बेस्ड है। ये अपना ही डिमांड करते हैं और इनका जो सपोर्ट है कांग्रेस के लीडर मानते थे कि इनवैल्यूएबल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मेंस में काम आ सकता है लिखने में। अब देखो FICCI जो है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये चाहता था, इट्स क्लास वांटेड टू इफेक्टिवली इंटरवेन इन पॉलिटिक्स। FICCI को ऐसा लगने लग गया था कि हमारा जो क्लास है, इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास है, डेफिनेटली इंटरवेन करना चाहिए पॉलिटिक्स में भी, हमें घुसना चाहिए। ओनली इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट हम दिखाएंगे, इंटरवेन करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा भी रिकॉग्निशन होगा। एंड इनफैक्ट दे ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग कि जो कांग्रेस कर रही है, जो मूवमेंट चल रहा है नेशनल मूवमेंट, उसी के वजह से जो भी छूट मिलती है हमें, वो आज जो भी हम लोग हैं, इनको लगने लग गया था ये इसी के वजह से है। ये बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस को सपोर्ट किया जाए, इनको अब ये लगने लग गया था। इसमें बड़े नाम सर पुरुषोत्तम दास, ये प्रेसिडेंट थे FICCI के इसी दौरान। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वी कैन नो मोर सेपरेट आवर पॉलिटिक्स फ्रॉम आवर इकोनॉमिक्स। ठीक है, सिमिलरली जीडी बिरला ने भी इस बात को डिक्लेयर किया, बट थोड़ा लेटर ऑन 1930s में। ठीक है, दोनों जो बड़े नेता थे, बड़े जो कैपिटलिस्ट कहेंगे नेता, तो खैर अलग बात हो गई, लेकिन फ्रीडम फाइटर के तौर पे भी ये लोग काउंट किए जा सकते हैं, डेफिनेटली किए जा सकते हैं। बिकॉज उन्होंने सपोर्ट दिया है, थोड़ा कम ही सही, लेकिन सपोर्ट इनका रहा है। जीडी बिरला का तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता था। ठीक है, जीडी बिरला ने एक बैंक भी फाउंड किया था जिसको यूको बैंक के नाम से आज के डेट में जाना जाता है। ये 1940s के आसपास में यूको बैंक को स्टैब्लिश उन्होंने किया था। एनीवे, जीडी बिरला वाज टू डिक्लेयर ए लिटिल लेटर इन 1930s। सेम चीज, आगे बढ़ते हैं। इट वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ नॉट कंप्लीटली अबैंडनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ एंड नेगोशिएटिंग द टेबल। तो देखो, मैं अगेन वही बात बोलूँगा, स्पेसिफिक पाथ था, तो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ को हम लोग छोड़ दें और सीधा नेशनल मूवमेंट में जुड़ जाएं, कांग्रेस को सपोर्ट करने लगे। नहीं, ये कैपिटलिस्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ में विश्वास करते थे और चाहते थे कि चीज़ें जो हों नेगोशिएशन से हो। रीज़न ये था ये पाथ अपनाने का कि इनको लगता था
कि जो मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था वो कभी भी टर्न हो सकता है वायलेंटली टुवर्ड्स द रिवोल्यूशनरी इन सोशल सेंस, और जब सोशल सेंस में टर्न हो जाएगा तो इनका औचित्य ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज कैपिटलिज्म जो है आइडियोलॉजिकली नॉर्थ पोल पे है अगर, तो सोशलिज्म जो है वो साउथ पोल पे होगा, दोनों अगेंस्ट है। यहाँ पे क्या होता है, फ्रीडम ऑफ मार्केट होता है, फ्री मार्केट है, यहाँ पे मार्केट कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। मार्केट कई बार होता ही नहीं है, मार्केट होता है सरकार का, स्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है, यहाँ पे स्टेट का बहुत कम रोल होता है, ठीक है। तो दोनों आइडियोलॉजिकली बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी देखी जा सकती है, यहाँ पे थोड़ी इनकम इनइक्वालिटी कम होती है, ये भी होता है, ठीक है। एनीवे ये अलग चीज़ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनको अब लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये मूवमेंट सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा ना झुक जाए, जिससे हमें ही खतरा हो जाए। तो ये एक रीजन था कि ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ से ही आगे बढ़ा जाए, और ये कई बार मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते थे। मास सिविल डिसोबीडियंस में इनका कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन अगेंस्ट भी नहीं थे ये लोग। इट प्रिवेंटेड द कंटिन्यूइंग ऑफ डे टू डे बिजनेस एंड थ्रेटेन्ड द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लास। तो ये जो मास सिविल डिसोबीडियंस था, इसने कहीं ना कहीं जो डे टू डे बिजनेस था इंडियन कैपिटलिस्ट ग्रुप का, क्लास का, उसको ही थ्रेटेन कर दिया। अब यार अगर तुम बिजनेस ही नहीं करोगे तो तुम्हारा औचित्य क्या बचेगा, बिकॉज अगर पूरी जनता लड़ाई ही लड़ रही है तो बिजनेस कौन करेगा, है ना। तो इससे भी इनको डर लगा कि यार नहीं, ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ को ही अपनाना ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट, फिकी ने 1934 में रिजेक्ट किया था। देखो अब हालांकि सपोर्ट नहीं करते थे मास सिविल डिसोबीडियंस वगैरह को, रीजन मैंने आपको बता ही दिया क्या रीजन है, और लेकिन क्या ये मतलब बिल्कुल सरकार को सपोर्ट करने लगते थे इंपीरियलिज्म को, वो भी नहीं है। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल ये है कि फिकी ने 1934 में रिजेक्ट किया था रिपोर्ट ऑफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फॉर इंडिया। इसको सिरे से खारिज कर दिया था इन्होंने, एज इवन मोर रिएक्शनरी दैन द प्रपोजल कंटेंट इन वाइट पेपर, ठीक है। कहने का मतलब है कि सरकार के साथ बिल्कुल ऐसे ही कुछ नहीं, जो सरकार लेके आई उसके साथ हाँ मिला दिया। ये क्रिटिसाइज भी करते थे, बिल्कुल सबसर्विएंट नहीं थे ये लोग। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखो 1930 में फिकी ने, इन कॉन्ट्रास्ट टू द लिबरल्स, एडवाइस इट्स मेंबर्स टू बाइकॉट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। रीजन इन्होंने ये दिया कि महात्मा गांधी, इनफैक्ट मतलब कांग्रेस जब पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो हम नहीं करेंगे। तो अपने मेंबर को भी बोला इन्होंने कि नहीं, अगर कांग्रेस यानी कि महात्मा गांधी खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इसमें, तो हमें भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज आज जो भी हैं हम लोग वो कांग्रेस की बदौलत ही हैं, ठीक है। तो इन्होंने एडवाइस किया, मतलब लिबरल के कॉन्ट्रास्ट में जाके इन्होंने ये एडवाइस किया था, ठीक है। बाइकाट कर दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी एज ए फ्री मैन और हैज एटलीस्ट हिज अप्रूवल होना चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तभी हम लोग भी जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अंबालाल साराभाई ने इसको कुछ इस प्रकार से रखा। इन नवंबर 1929 में इन्होंने कहा, माइनस द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस द गवर्नमेंट विल नॉट लिसन टू यू। इन्होंने खुद को मतलब कैपिटलिस्ट को कहा कि अगर कांग्रेस के सपोर्ट को हटा दिया जाए तो हमें गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस को सपोर्ट करें हम लोग। अगर कांग्रेस बायकाट कर रही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, तो हमें भी बायकाट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटलिस्ट क्लास कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। मैंने जैसा कि बताया कि हालांकि पाथ ये कॉन्स्टिट्यूशन का अपनाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही एक पाथ था इनके पास अवेलेबल, इसके अलावा कुछ नहीं था। ये ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज दे नीदर डिड इट सब्सक्राइब टू व्हाट हैज ऑफन बीन कॉल्ड एज ग्रेजुअलिज्म। मतलब ग्रेजुअलिज्म का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से अगर आप अचीवमेंट लोगे नेशनल मूवमेंट के थ्रू, या फिर जो भी अचीवमेंट लोगे वो काफ़ी धीरे होगा, ग्रेजुअलिज्म होगा। तो ये इसमें विश्वास नहीं करते थे। बोला कि नहीं, हम लोग ग्रेजुअलिज्म में विश्वास नहीं करेंगे, हम चाहें कि जल्दी से जल्दी जो भी हो। एंड डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग कंसिलिएशन विदाउट वीकनिंग द नेशनल मूवमेंट। तो ये चाहते थे कि देखो कंसिलिएशन भी मिले हमें एज ए कैपिटलिस्ट क्लास, इनको कंसिलिएशन मिल जाए, लेकिन नेशनल मूवमेंट भी वीकेन ना हो। मतलब ये किसी भी तौर पर नहीं चाहते थे कि नेशनल मूवमेंट वीक हो जाए हमारे कॉन्सिलिएशन के चक्कर में। ये चाहते थे कि ठीक है हमें कॉन्सिलिएशन मिल जाए, लेकिन नेशनल मूवमेंट भी
स्ट्रांग ही रहे, उसमें वीकनेस नहीं आनी चाहिए। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी था। ये मतलब क्लियर कट माइंडसेट के साथ थे कि ठीक है, हमें फायदा होना चाहिए, कंसिलिएशन मिले, लेकिन नेशनल मूवमेंट भी वीक नहीं होना चाहिए। However, they opposed the capitalist class. However, opposed the capitalist class may have been at a point of time to the mass civil disobedience. It never supported the colonial government in repressing it. देखो, इन्होंने अपोज तो किया, मास सिविल डिसोबीडियंस को अपोज किया, लेकिन कभी भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं आया कि भाई आप सिविल डिसोबीडियंस को रिप्रेस कीजिए। ये इनफैक्ट ये भी बोलते थे कि इतना कड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए, वो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ना चाहिए। बहुत सारी बातें इन्होंने बोली। कहने का मतलब ये है कि हालांकि इन्होंने मास सिविल डिसोबीडियंस को सपोर्ट नहीं किया, तो क्या इन्होंने ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं इसको जल्दी रिप्रेस करो, ये तो ऐसे सर उठा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। इन्होंने न्यूट्रल व्यू रखी, इन्होंने गवर्नमेंट को भी सपोर्ट नहीं किया कि आप रिप्रेस कीजिए। इनफैक्ट इन्होंने तो अगेंस्ट में बोला कि आप सप्रेस इतना हार्ड नहीं कर सकते, और जो एक्शन ले रहे हैं वो काफ़ी इनह्यूमन है। देखो, बात करें स्वदेशी मूवमेंट की, तो स्वदेशी मूवमेंट में इंडियन कैपिटलिस्ट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। दे रिमेन्ड अपोज टू द बाइकाट एजिटेशन। रीजन बीइंग ये कि स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि इनको घाटा हो रहा था। अब यार ये सब थे कैपिटलिस्ट, ये चाहते थे कि मार्केट बनी रहे। स्वदेशी मूवमेंट चलने से क्या होगा कि स्वदेशी वैल्यूज आएंगे और इनके प्रोडक्ट की इनका जो मार्केट वैल्यू है वो खत्म होने लगेगा। तो ये इस एजिटेशन में साथ में नहीं थे। हालांकि बाद में सीडीएम में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद, और 1920s के ही बात कह सकते हो, इनफैक्ट इन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दिया था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, लेकिन जो क्लियर कट सपोर्ट इनका दिखा वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद दिखना शुरू हो गया था। द कैपिटलिस्ट लार्जली सपोर्टेड द मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट में तो पुरुषोत्तम दास, जे.आर.डी. टाटा और जी.डी. बिरला ने वायसराय को लिखा कि देखो भाई, यही उपाय है कि अगर आप अभी जो क्राइसिस है इससे बचना चाहते हो तो अभी ही इनको पॉलिटिकल फ्रीडम कंट्री को बेसिकली दे देना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? कंट्री को पॉलिटिकल फ्रीडम दे दो, जो वर्ल्ड वार चल रहा है उसके बीच में ही दे दो, तो ये क्राइसिस से बच सकते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने चेतावनी भी दी थी, वायसराय को लिखा था कि क्राइसिस से बचना है तो ये किया जा सकता है। Indian national movement was not created or led in any decisive way influenced by this class। इसका मतलब ये है कि देखो, क्या जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था किसी भी तौर पे डिपेंडेंट था कैपिटलिस्ट क्लास पे? क्या वो क्रिएट किया गया था कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा? क्या उसके डिसीजन इन्फ्लुएंस होते थे कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होते थे, बिल्कुल नहीं होते थे। हालांकि ये कह सकते हो कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो नेशनल मूवमेंट के हिसाब से इन्फ्लुएंस होते थे। लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट आता है कई बार क्रिटिक्स के द्वारा कि इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट कैपिटलिस्ट यूजिंग द फंड्स एट देयर कमांड प्रेशराइज द कांग्रेस को प्रेशराइज किया रिगार्डिंग देयर डिमांड्स, उनके डिमांड्स मनवाने में, सच एज लोअर रुपी स्टर्लिंग रेशियो, ठीक है? ये डेफिनेटली इकोनॉमिक डिमांड है, टैरिफ प्रोटेक्शन, रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। एंड इनफैक्ट ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि जो विड्रॉल हुआ था ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का 1931 में, वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट की वजह से हुआ था। गांधी इवन पैक्ट साइन हुआ था इन्हीं की वजह से। एंड नॉन लॉन्चिंग ऑफ अनदर मूवमेंट बिटवीन 1945 to 47, ये भी कैपिटलिस्ट की वजह से हुआ था। दिस ऑल फॉर्मुलेशंस डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी। इसका मतलब ये सब सही नहीं है। आर्गुमेंट होते हैं, आज भी कोई कर सकता है आर्गुमेंट इन सब बातों पे, लेकिन ये सही नहीं है। रीजन बीइंग, अब मैं आपको रीजन बता देता हूँ, ये लोअर रुपी स्टर्लिंग रेशियो या फिर टैरिफ प्रोटेक्शन, रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये भाई साहब ये बहुत पहले की डिमांड है। ये ऐसी डिमांड है जो कि शुरू से होती रही है। इसमें ओवरऑल खाली कैपिटलिस्ट को फायदा नहीं होना था, इसमें नेशन को फायदा होना था। तो ये कैसे कह सकते हो कि ये इनका जो प्रेशराइज कर दिया इन्होंने कांग्रेस को ये मनवाने में? कांग्रेस तो चाहती थी ये सब होना, डेफिनेटली, बिकॉज इससे तो नेशन को फायदा था। नेक्स्ट बात ये कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो विड्रॉल था, गांधी इवन पैक्ट का जो साइन हुआ वो था, वो सब इनके वजह से नहीं हुआ था। उसमें
अपने रीजन थे, जैसे कि मास स्ट्रगल लंबे समय तक नहीं हो सकता है, थकान आ गई थी जनता में, उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी हो गई थी, इसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस को विड्रॉ किया गया था, ना कि कैपिटलिस्ट के प्रेशर की वजह से। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है, जो ये प्रूव करती हैं कि कहीं ना कहीं ये फॉर्मुलेशंस जो देते हैं लोग या फिर जो आर्गुमेंट होता है इसमें कोई रियलिटी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। इंडियन कैपिटलिस्ट नेवर सॉ द कांग्रेस एज देयर क्लास पार्टी। इंडियन कैपिटलिस्ट कभी भी कांग्रेस को क्लास पार्टी नहीं मानते थे, और इवन ए पार्टी सब्सिस्टिबल टू देयर इन्फ्लुएंस। जेके मेहता की बात को सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। ये सेक्रेटरी थे इंडियन चैम्बर्स, मर्चेंट चैम्बर्स के। इन्होंने कहा विथ रूम इन इट फॉर मेन, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस की, ऑफ ऑल शेड्स, पॉलिटिकल ओपिनियन एंड इकोनॉमिक व्यूज, एंड देयरफॉर ओपन टू बी ट्रांसपोर्ट इन ईदर द लेफ्ट और द राइट डायरेक्शन। इन्होंने कहा कि देखो ये भाई के जो कांग्रेस है ना, ये एक ओपन ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन इंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें रूम है हर शेड के पॉलिटिकल ओपिनियन का। इसमें लेफ्ट भी आ सकता है, राइट भी आ सकता है। ये अपने इन्फ्लुएंस के हिसाब से इस पॉलिटिकल पार्टी को, इस बॉडी को, कांग्रेस को लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में कोई भी मोड़ सकता है। इसका अच्छा एग्जांपल ये है कि देखो रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया था कांग्रेस का लेफ्ट डायरेक्शन में 1930s के आसपास में, जब नेहरू आए, नेहरू की विचारधारा, सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट की विचारधारा जब शुरू हो गई तो लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन इनका मुड़ गया। कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं। इससे क्या है, एक कैपिटलिस्ट में घबराहट सी आई कि भाई ऐसे तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। तब इन्होंने थोड़ा सा अपना सोचना शुरू किया, पॉलिटिकल फॉर्मेशन ये सब अपना पॉइंट रखना शुरू किया कैपिटलिस्ट ने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सीधे जाके इंपेरियलिज्म की गोद में बैठ गए कि भाई अब हम तो इंपेरियलिज्म को सपोर्ट करेंगे। तो ये इनकी महानता है कैपिटलिस्ट की, कि डिस्पाइट कांग्रेस जो कि उस समय की मूवमेंट को लीड करने वाली पार्टी थी, बॉडी थी कह सकते हो, वो लेफ्ट डायरेक्शन में उसका झुकाव तो हुआ, लेकिन कैपिटलिस्ट को उसने असर नहीं किया। कैपिटलिस्ट अभी भी इंपेरियलिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे, डिस्पाइट हैविंग दीज थिंग्स आल्सो। ठीक है, आगे बढ़ते। इन 1929 certain capitalists attempted to form a class party also, where European and Indian capitalists would combine, और इनके ये अटेम्प्ट को बेसिकली सिरे से खारिज कर दिया उस समय के जो बड़े लीडर्स थे, जैसे कि जीडी बिरला हो गए। द लीडर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास फॉर्मली क्वेश्चन सच ए मूव। देखो फिर से समझो इसको, जो हमारे कैपिटलिस्ट थे इन्होंने कहा कि हम एक क्लास पार्टी बनाते हैं जिसमें यूरोपियन को भी मेंबर बनाएंगे, यूरोपियन एंड इंडियन कैपिटलिस्ट इसमें कंबाइन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन यूरोपियन का नाम सुनते ही जो उस समय के बड़े नेता थे कैपिटलिस्ट के, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग यूरोपियन को मिला के और अपने ही नेशनल मूवमेंट के अगेंस्ट में काम करें, हम लोग ऐसा नहीं। इन्होंने खारिज कर दिया इसको। इनफैक्ट इन्होंने जो पब्लिक सेफ्टी बिल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था उसको भी अपोज किया बुरी तरीके से, जो कि क्या था, पब्लिक सेफ्टी बिल अगेंस्ट द कम्युनिस्ट था, ठीक है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में ये सेफ्टी बिल बनाया गया था। देखो ये बीइंग कैपिटलिस्ट व्यू रखने वाले लोग, इन्होंने कम्युनिस्ट के अगेंस्ट वाले बिल को सपोर्ट किया, रिफ्यूज किया कि भाई ये गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या सोचोगे आप, इसका मतलब ये कि कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, नेशनल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। नेशनल मूवमेंट को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है, चाहे वो कम्युनिस्ट कर रही हो या फिर सोशलिस्ट कर रही हो, इनको फर्क नहीं पड़ता था। The capitalist also realized, as GL मेहता put in the perspective, ये प्रेसिडेंट थे फिक्की के, इन्होंने 1943 में कहा कि a consistent program of reform was the most effective remedy against the social upheaval। जो भी सोशल अपहीवल अभी आया है उसका रिमेडी यही है कि आप एक प्रोग्राम, ठीक है, रिफॉर्म की बात कही इन्होंने कि ठीक है हम लोग जो भी सोशल अपहीवल होगा उसके लिए रिफॉर्म कर लेंगे। इन्होंने इसी वजह से पोस्ट वार इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी बनाई 1942 में, जिसने इवेंचुअली बॉम्बे प्लान को ड्राफ्ट किया था। और बॉम्बे प्लान में बहुत सारी चीज़ों को एकोमोडेट करने की बात की गई थी। इसमें बात हुई थी कि हाउ फार सोशलिस्ट डिमांड्स कुड बी एकोमोडेटेड विदाउट द कैपिटलिज्म सरेंडरिंग, ठीक है। बोला कि जब तक कैपिटलिज्म की बेसिक फीचर पे कोई आपत्ति नहीं आती है तब तक
हम लोग जो भी सोशलिस्ट डिमांड है एकोमोडेट जो हो सकते हैं उसको एकोमोडेट करेंगे। तो बॉम्बे प्लान में वर्कर्स के लिए सब कुछ था। समहाउ कहीं ना कहीं में ये भी प्राइवेट वाले को कहीं ना कहीं नेशनलाइज करने की भी बात की गई थी इंडस्ट्रीज को। तो बहुत अच्छा ये प्लान था बॉम्बे प्लान, जो कि तैयार किया गया था कैपिटलिस्ट के द्वारा। सो इन्होंने देखो, ओवरऑल मैं कहूँ तो इनका योगदान कह सकते हो कि इनका योगदान जो था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी क्लियर था इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ। देख क्लियरली, यहाँ से क्लियरली एक पॉइंट देख लो, पॉइंट से समझ में आएगा। क्लियरली द इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास वाज एंटी सोशलिस्ट एंड बर्जुआइज, बट इट वाज नॉट प्रो इम्पेरियलिस्ट। एंटी सोशलिस्ट था, एकोमोडेट हालांकि करने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन अब यार कैपिटलिज्म और सोशलिज्म तो अलग अलग आइडियोलॉजी है ना, तो कई जगह ये एंटी होते थे, बर्जुआ थे ये लोग, ठीक है। लेकिन ये क्या था, इम्पेरियलिज्म के गोद में जाके नहीं बैठते थे। नेशनल मूवमेंट को कभी हार्म नहीं पहुंचाया इन्होंने, नेशनल मूवमेंट के अगेंस्ट नहीं गए। तो ये सारे इनके अचीवमेंट्स है। इस क्लास से इतना ही, इंडियन कैपिटलिस्ट के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है आपको, इतना मोर देन सफिशिएंट है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको पीडीएफ में लास्ट में जरूर दे दूंगा। तो बाय बाय।